जय हिंद। आज हम अपने सीरीज को कंप्लीट करते हैं, बिजली कैसे बनती है। हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है और सोलर एनर्जी के क्या क्या फायदे हैं, कैसे काम करती है। सोलर एनर्जी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सोलर सोलर का मतलब होता है सूर्य से मिलने वाली एनर्जी। ठीक है, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी कई प्रकार की होती है। प्रकाश हमको प्राप्त होता है, गर्मी उससे हमको प्राप्त होती है, अल्ट्रावायलेट रेज हमको प्राप्त होती है। ये सारी की सारी एनर्जी हमको सूर्य से प्राप्त होती है। तो 2015 में मोदी जी एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। वो कॉन्सेप्ट था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक है कि एक सूर्य है, एक हमारी पृथ्वी है। ठीक है, वन वर्ल्ड वन सन, एक सन एक वर्ल्ड। एक वर्ल्ड मतलब अभी अपन एलियंस और एलियंस की अगर बात ना करें, बाकी जहाँ की हमको कुछ अभी मालूमात है नहीं, वहाँ की बात ना करें, तो हमारी पृथ्वी अकेली को हम जानते हैं और पूरे पृथ्वी से हम आपसी संबंध रखते हैं। ठीक है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन ग्रिड का मतलब है पूरी की पूरी पृथ्वी को ग्रिड से जोड़ देना। जैसे अपन प्रीवियस लेक्चर में समझते हैं ना, ग्रिड क्या होता है। ग्रिड वो खंबे दिखाई देते हैं, जैसे हाईवे वगैरह पे अपन जाते हैं तो बड़े बड़े टॉवर्स दिखाई देते हैं, उनमें से जो तार निकलते हैं, उसी पूरे सेटअप को बोलते हैं हम ग्रिड। तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को हमें एक ही ग्रिड से जोड़ देना है। पूरे के पूरे वर्ल्ड को हमें एक ही ग्रिड से जोड़ देना है। मतलब ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर ग्रिड है, तो इस पूरे के पूरे ग्रिड से हमें इस पूरे के पूरे पृथ्वी को जोड़ देना है। जिससे कि अगर यहाँ पर अब देखो, सूर्य होता है, सूर्य एक तरफ से ही हमारी पृथ्वी पर चमकता है। ठीक है, दूसरी तरफ उसके अंधेरा होता है। जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सोलर पैनल की बात करते हैं, तो सोलर एनर्जी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसको सोलर एनर्जी मिले, रेज मिले। तो पृथ्वी के एक तरफ चमकता है, पृथ्वी के एक तरफ सूर्य रहता है, दूसरी तरफ परछाई होती है ना। पृथ्वी है, सूर्य यहाँ चमक रहा है, गोल गोल घूम रही है, तो यहाँ से जो रेज पड़ रही है वो एक ही हिस्से पे पड़ेगी पृथ्वी के। जो पीछे वाला हिस्सा है वो डार्क रहेगा, वहां रात रहेगी, रात में हमारा पैनल काम करेगा नहीं। ठीक है, बिजली नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जिन देशों से बिजली बनी, वो रात में इन देशों को बिजली देंगे। अब ये इस तरफ आ जाएगा पार्ट। ठीक है, अगले दिन यहाँ पर रात हो जाएगी, अब यहाँ सुबह हो जाएगी, तो इन देशों में जो बिजली बनेगी वो यहाँ पर सप्लाई हो जाएगी। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड से कनेक्ट कर देने से, पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड से कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ से जो बिजली बन रही है वो उस समय रात के समय इस वाले हिस्से में भी बिजली को भेजेगा। और जब ये पूरा का पूरा हिस्सा इस तरफ घूम के आएगा, मतलब अब यहाँ पर दिन हो गया, यहाँ पर रात हो गई, तो अब यहाँ पर जो बिजली बनेगी वो इधर पर भी सप्लाई करेगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मोदी जी लेके आए थे 2015 में। ठीक है, उस पे उन्होंने 2015 में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया था, जिसमें 121 देशों को शामिल किया गया था। ये 121 देश इस तरह की कंट्रीज थे जहां पर बिल्कुल डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। जैसे ये इस बेल्ट के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी, ये 121 देशों को यहाँ पर शामिल किया गया था, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के तहत। अब ये देखो, कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, सूरज हमेशा इन दोनों रेखाओं के बीच में से ही गुजरता रहता है। मतलब इन देशों पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, बिल्कुल लंबवत सनरेज पड़ती है। और बाकी फिर यहाँ पर है तो वहां पर विकर्णतः पड़ती है, टेढ़ी रेस पड़ती है। यहाँ पर बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी रेस पड़ती है। तो इन यहाँ पर ये वाला जो बेल्ट है, ये ज्यादा तपता भी है, ये ज्यादा गर्म होता है। इसी के गर्म होने के साथ साथ यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बिजली हम बना सकते हैं। सोलर एनर्जी बनाने के लिए बेल्ट तय किया गया था, इसमें 121 देशों को शामिल किया गया था कि अभी फर्स्ट फेज में अपन इन सारे देशों को कनेक्ट करते हैं। ये सारे के सारे सनशाइन कंट्रीज कहलाते हैं, जहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से सनरेज प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में इसको हरियाणा में गुरुग्राम जगह पे इसका एक हेडक्वार्टर निश्चित किया गया था कि यहाँ पर हरियाणा में गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर बनाएंगे। और भारत क्या करेगा, भारत इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फेज में हम बिजली बनाएंगे, भारत में भी रहेगी बिजली। फिर उसकी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं और वेस्टर्न कंट्रीज है, दोनों तरफ से उसको कोलैबोरेट करके और फर्स्ट फेज में ये काम करेगा कि इन तरह पूरे के पूरे जो साउथ एशिया है उसको कनेक्ट कर देगा पूरे के पूरे एक ग्रिड से, है ना। तो कभी ऐसा होता है कि कभी कहीं पर बादल होते हैं या बारिश होती है, वहां पर बिजली सप्लाई नहीं हो पाती, तो जहां पर एक्सेस अमाउंट में बिजली होती है तो भारत उसको एक्सेस अमाउंट को
न्यूट्रलाइज कर देगा, जहां पर एक्सेस है वहां से जहां कमी है उसको सप्लाई कर देगा। ठीक है, ये भी फर्स्ट फेज का काम था। सेकंड फेज में क्या करना था, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन अफ्रीकन कंट्रीज को भी इस प्रोग्राम के तहत लेके आना था। अब अगर उससे भारत को दो फायदे होंगे। भारत को एक फायदा तो ये होगा कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर पहले से ही डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब अगर और सबसे शानदार चीज, वहां पर बहुत भयानक गर्मी पड़ती है और एकदम सूर्य की रेस, सनशाइन बेहतरीन है। तो वहां पर अगर हम पूरा का पूरा सोलर प्लांट्स लगाते हैं, सोलर पार्क लगाते हैं, सोलर पार्क का मतलब होता है जहां पर बहुत बड़े स्तर पर सोलर पैनल्स को फिट कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोलर पार्क। वहां पर हम सोलर पार्क लगा देते हैं तो वहां से जो बिजली मिलेगी उससे बहुत सारा एरिया अफ्रीका का, अमेरिका का, और इस तरफ अगर हम आते हैं भारत, एशिया तरफ और ऑस्ट्रेलिया तरफ का पूरा एरिया को हमें बिजली प्राप्त आसानी से हो जाएगी। और इस पूरी की पूरी ग्रिड लाइन का जो नेटवर्क रहेगा ये समुद्र के अंदर से हम बिछा सकते हैं, पूरा का पूरा समुद्र के अंदर से बिछा सकते हैं। इसमें लीकेज वीकेज का कोई झमेला नहीं होगा। जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर्स, इंटरनेट की लाइंस और हाइपर लूप्स वगैरह समुद्र के अंदर से निकाली जा रही हैं, उसी तरीके से इस पूरी की पूरी लाइन को भी सप्लाई हम समुद्र के अंदर से ही दे सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है, वहां पर हम अपने पैनल्स लगा सकते हैं। तो अब अफ्रीकन कंट्रीज को इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो सोलर पैनल खरीद सके, बैटरी खरीद सके, ग्रिड सिस्टम्स लगा सके। तो हमको क्या करना चाहिए, तो एक और कॉन्सेप्ट आया था सोलर बैंक का। ये आया था कॉन्सेप्ट सोलर बैंक का। इस सोलर बैंक के तहत क्या होगा कि जो गरीब देश है, जो अभी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को वहन नहीं कर सकते, उनके लिए ये सोलर बैंक लोन देगा। लोन देके इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। उससे फायदा ये होगा कि भाई अभी तक ये देश भी कहीं ना कहीं से बिजली खरीदते हैं या बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं तो ठीक है, पर अगर कहीं से खरीदते हैं, कहीं से और ऊर्जा, पेट्रोल डीजल बिजली खरीदते हैं, तो इनका ये खर्चा बच जाएगा। अब इनको हमने लोन दिया, इन्होंने पूरा सोलर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, लोन से उस अमाउंट से प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। अब इनका जो बिजली पे खर्चा हो रहा था वो इनका बचने लगेगा, उससे वो ये लोन चुका सकते हैं, वापस से स्कोर चुका सकते हैं। तो उनका बिजली का, डीजल का, पेट्रोल का ये सब थोड़ा सा खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट काम करेगा। और अब अफ्रीकन देश में लगाएंगे तो वो भी निश्चित तौर पे जब हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो लोग भी पैनल वगैरह जो है हमसे ही खरीदेंगे, जो सर्विसेज है वो भी हमसे खरीदेंगे। उन्नत तरीके की जो सर्विसेज है वो हम दे सकते हैं, उन्नत तरीके की टेक्नोलॉजी हम वहाँ पर दे सकते हैं, और वो सारे के सारे हम काम कर सकते हैं। इससे भारत को कुछ फायदा होगा कि इससे हमारे देश में भी रोजगार बढ़ेगा। भाई पैनल की सप्लाई वहाँ देनी है तो यहाँ पर भी हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज में हमको डायरेक्ट रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का काम है वो एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। तो अभी फेज 1 में है, फेज 2 को देखते हैं आते आते क्या होता है फेज 2। ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था। कैसा कॉन्सेप्ट था, एक वर्ल्ड है, एक सन है। ठीक है, वो सन उस वर्ल्ड को एनर्जी दे रहा है, तो उस एनर्जी को हम एक ही ग्रिड में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यही हमारा एक विशेष कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं कि सन से एनर्जी बनती कैसे है, उससे इलेक्ट्रिसिटी, सन रेज को हम, लाइट एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो हम देखते हैं अभी आगे। अब सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमको कुछ सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स बिल्कुल अगर हम सरल भाषा में समझें तो ऐसे आदमी होते हैं जो कुछ बात मान लेते हैं और कुछ बात नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किन्हीं कंडीशनों में करंट को पास होने देते हैं और किन्हीं कंडीशंस में उनको रोक देते हैं। मतलब कुछ कंडीशंस में करंट उनसे पास हो जाता है, कुछ कंडीशंस में करंट उनसे पास नहीं होता। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब ये सेमीकंडक्टर्स क्यों से बनते हैं, जैसे सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन को अगर हम देखें तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। 14 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सबसे अंदर 2, फिर बाहर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 8 का वलय होता है। ठीक है, पर बाहर की तरफ जब हम देखेंगे तो बाहर की तरफ हमने देखा यहां तक तो 10 हो गए, फिर 1 2 3 4,
मतलब इसमें बाहर जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो कितने, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। मतलब अब इसके लिए कंफ्यूजन है कि मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लूं। यही कंडीशन होगी ना भाई। इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए, इसको अपना पूरा का पूरा शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब ये जाके पूरा कंप्लीट होगा। हमको टोटल चाहिए है 8, यहाँ पर है 4, मतलब जरूरत कितने की है, 4 की। अगर ये 4 छोड़ देता है तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, अगर किसी से 4 ले लेता है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसको कहीं ना कहीं से पूर्ण तो होना है, चाहे ये दे के हो चाहे किसी का लेके हो। ठीक है, इतनी बात। अब देखते हैं कि डोपिंग क्या होता है। अब डोपिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज में अशुद्धि का मिला देना, किसी भी चीज में अशुद्धि का मिला देना, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। अब वो फोर्सफुली होता है। अब फोर्सफुली का मतलब जैसे कि खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, फोर्सफुली इंजेक्शन लगाते हैं ना, डोपिंग का इंजेक्शन, जिससे एकदम एनर्जी भर जाती है उनके अंदर और वो कंपटीशन में एकदम भरपूर एनर्जी के साथ हिस्सा लेते हैं। तो वही डोपिंग यहाँ पर हम एलिमेंट्स के साथ करते हैं कि जबरदस्ती उनके अंदर कोई भी दूसरे एलिमेंट को डाल देते हैं। अब हमारे पास सिलिकॉन था, सिलिकॉन का नंबर था 14, हमने 2 एलिमेंट उठाए, एक 13 और एक 15। अभी समझना पहले ध्यान से कि हमने ऐसा क्यों किया। ये जो 14 है ये इनके बीच में आ रहा है कहीं, इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं या किसी से मिल जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये अपने आप को परिपूर्ण करना चाह रहा है। अगर एल्यूमिनियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम के पास बाहरी आवरण में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। कितने पाए जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ भी ये कंडीशन है कि या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 5 किसी से ले ले। यहां पर देखें फास्फोरस, देखें तो फास्फोरस में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन हमको बाहर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ बाहर दिख रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन आराम से ले ले, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या दे दे। तब हम क्या करते हैं कि हमको ऐसा एक एलिमेंट चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर पाए। तो हम क्या करते हैं, इस एल्यूमिनियम की डोपिंग करा देते हैं सिलिकॉन के साथ। क्या करते हैं, डोपिंग करा देते हैं सिलिकॉन के साथ। क्योंकि अगर हमने इन दोनों की डोपिंग करा दी, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की अगर हम डोपिंग करा देते हैं तो उनसे तो कुछ फायदा होना नहीं है, वो भी अपना पर्याप्त हो जाएगा भाई। जिसका पेट भर जाएगा वो आराम से बैठ जाएगा सुस्त होके। ठीक है, इसका पेट भर जाएगा, इसको 3 की जरूरत है, इसको 5 की जरूरत है, भाई मिल गए, बैठ गए हम आराम से। लो, अब हमको बिठाना ही तो नहीं है, अगर हमने बिठा दिया तो बिजली बनेगी क्या, नहीं बनेगी। हमको तो इससे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए है। जब एनर्जी चाहिए जब तो हम इतना सब काम कर रहे हैं, इसको डोपिंग करा रहे हैं, इसको कहीं से उठा के लाए, ढूंढ के लाए कि भाई तू कहाँ है, आजा। अब हमने एल्यूमिनियम को इस सिलिकॉन के साथ मिला दिया। अब एल्यूमिनियम को सिलिकॉन के साथ मिलाने से क्या होगा, इसके पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास थे 3 इलेक्ट्रॉन। बाहरी इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएंगे टोटल यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बाहर। इनको चाहिए कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए है, 1 इलेक्ट्रॉन। पर अभी इनके पास बाहर कितने बने, 7। तो देखो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, मतलब इसको अब 1 इलेक्ट्रॉन की चाहत है। अगर हम इन दोनों के बीच में इन दोनों की डोपिंग करा देते हैं तो हमने भाई क्या किया, सिलिकॉन में जबरदस्ती लेके एल्यूमिनियम को डाल दिया, जबरदस्ती एल्यूमिनियम को डाल दिया, उसकी डोपिंग करा दी। उसकी डोपिंग कराने से क्या हुआ, हमको एक क्रेटर मिल गया। क्रेटर मतलब खाली जगह या होल हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, अच्छा इससे होल प्राप्त हुआ है, कोई बात नहीं। अब ये फास्फोरस उठाया, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। इन दोनों की डोपिंग करा दी, इन दोनों की जबरदस्ती डोपिंग करा दी, इन दोनों को जबरदस्ती एक दूसरे से मिला दिया। तो हमको बाहर देखो 5 और 4, 5 और 4 जब दोनों मिल जाएंगे तो हमको 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएंगे। अब 9 इलेक्ट्रॉन जब हमको मिल गए, चाहिए थे कितने, 8। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अतिरिक्त हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि अब ये तो ज्यादा है भाई। इसके आवरण में होने थे सिर्फ 8, अब हो गए 9। 9 हो गए, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर हलचल मस्ती रहेगी।
अब हलचल मस्ती रहेगी, क्यों मस्ती रहेगी, ये कहेगा कि नहीं भाई मेरे लिए यहाँ नहीं रहना, मुझे चाहिए बाहर जाना है, ये सब भी उसको भगाएंगे, अरे तू बाहर तो निकल। अब यहाँ पर देखो ये गड्ढा है, ये गड्ढा है मतलब होल है। अब ये चाहेगा कि यार मैं यहाँ से निकल के यहाँ तक चला जाऊं, तो ये बीच में डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर है। अब ये इसको आने नहीं देगी। अब भाई तुम्हारी वाली अगर तुमको बुलाएगी और ये बीच में डिप्लेशन लेयर लगा दी कि भाई तू सीधा सीधा नहीं जा सकता, तो क्या करेगा भाई, वो कोई और रास्ता ढूंढेगा। भाई वहां तक मुझे उसके पास तक तो जाना है, मैं कैसे ही करके जाऊंगा, तो कहीं यहाँ से जाएगा, इधर उधर उधर से भाग के जाएगा, है ऑटो पकड़ेगा, टेम्पो पकड़ेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ करेगा। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक तार लिया और इसको जोड़ दिया, यहाँ से तार लिया और इसको जोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जा सकता था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला, यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, और ये यहाँ से आके और इधर भर गया, इस क्रिएटर में भर गया। ठीक है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से दौड़ लगा के और इसको पकड़ लिया उसने। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के भी फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जब भी यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब भाई हमको तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चाह रहा था, तो हमने एक तार कनेक्ट किया, तार कनेक्ट करके इसको पॉजिटिव वाले साइड से जोड़ दिया। पॉजिटिव वाले साइड से जोड़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेहतरीन हो गया और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। अब यहीं पे अपन एक बल्ब लगा देंगे या कुछ भी, अगर हमको या बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो ये बल्ब जल जाएगा। इसी को हम अपने ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे तो हमारे घरों में रोशनी बिजली मिलने लगेगी। ठीक है, पर ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटता, जैसे अपन ने पानी को गैस पे रखा, ठीक है, ऑन करा, पहले नॉर्मल रहेगा, फिर धीरे धीरे उसमें से आवाजें आएंगी, टन्न 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 टन्न, फिर धीरे से थोड़ी देर और अपन देखेंगे तो एकदम उबलने लगेगा, खौलने लगेगा, मचलने लगेगा। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक हमको गर्मी की आवश्यकता होती है। जब हम इसको इस तरीके की गर्मी देते हैं तो इसके अंदर हलचल मच जाती है एकदम, कि अब तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, अब तो मैं छोड़ के जाऊँगा ही जाऊँगा। और बस जैसे ही हमने इसको उस थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर गर्मी प्रोवाइड करी और ये इधर से टूट के और निकल के भागता है, टूट के निकल के भागता है, तो ये यहाँ से अपन कनेक्ट कर देते हैं तार को और इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम प्राप्त कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर ये अपनी डिप्लेशन लेयर क्रिएट कर लेता है, मतलब कि मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पहले ही हम बता चुके हैं किन्हीं कंडीशनों में ये करंट को फ्लो करने देगा, किन्हीं कंडीशनों में ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा। इसी को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर से ये करंट को हमको बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो अब भाई ये तो सीधा सीधा सिद्धांत है। सिद्धांत कैसा है कि हमने डोपिंग कराई। डोपिंग कहाँ कराते हैं, हम सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग कराते हैं। सेमीकंडक्टर्स कौन है हमारे पास, सिलिकॉन हमारे पास सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर बहुत आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। जो बलुआ रेत होती है ना, रेत, रेगिस्तान में जो रेत पाई जाती है, उस रेत को लेके आओ, कोयले के साथ उसको बढ़िया सा मिला दो और मिलाने के बाद उसको 2000 डिग्री के टेम्परेचर पे गर्म करो। उसको जब हम 2000 डिग्री के टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, वो सेमीकंडक्टर बन जाता है। उसी सेमीकंडक्टर पे फिर हमने क्या किया, डोपिंग करा दी। किस किस से डोपिंग करा दी, एक एल्यूमिनियम भाई साहब से थे, उनसे डोपिंग करा दी। उनसे डोपिंग कराने से हमको 7 इलेक्ट्रॉन मिल गए। बाहरी आवरण कंप्लीट होने के लिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते, मतलब इसके पास एक की कमी हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फास्फोरस से सिलिकॉन को डोपिंग करा दी। अब जब फास्फोरस से सिलिकॉन की डोपिंग कराएंगे तो हमको 9 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, ये ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन अब अट्रैक्ट हो जाएगा कम वाले की तरफ। इसको चाहिए है, इसके पास ज्यादा है, तो भाई ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि भाई कैसे भी निकल के मैं यहाँ से जाऊं और अपने आप को परिपूर्ण कर लूं। तो ये यहाँ से निकल के कैसे जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कहलाता है नेगेटिव पार्ट, उसको हम बोलते हैं एन टाइप। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की चाहत है, उसको हम कहेंगे पी टाइप।
तो ये जो कंडक्टर होगा ये कहलाएगा पी टाइप कंडक्टर, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की बहुल्यता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा है, उसको हम कहेंगे निगेटिव। भाई निगेटिव क्यों कहेंगे? उसके पास इलेक्ट्रॉन ही तो ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव होता है। जिसके पास ज्यादा नेगेटिविटी है, जिसके पास ज्यादा नेगेटिविटी है, जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, वो कहलाएगा एन टाइप। जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास चाहत है कि कोई और इलेक्ट्रॉन आके और मुझे पूरा कर दे, वो कहलाएगा पी टाइप। पर अब एक समस्या है कि हम इसको गर्म करना है। अब गर्म करना है तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार इसको गर्म करने के लिए बार बार हम एनर्जी लगाएंगे तो उससे तो कोई मतलब हुआ नहीं। तो फिर कुछ महानतम वैज्ञानिकों ने सोचा यार सूर्य है, सूर्य हमको पर्याप्त एनर्जी देता है। पर्याप्त एनर्जी देता है मतलब पर्याप्त से यहाँ मतलब है कि इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर एनर्जी हमको देता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सूर्य के नीचे रख दे तो उस एनर्जी से ये अपना काम कर लेगा। तो भाई सूर्य की एनर्जी से ये अपना काम कर लेगा, इसको गर्मी में ले जाएगी, गर्मी मिल जाएगी। तो अब ये देखो, ये कौन सा था? फॉस्फोरस वाला था, फॉस्फोरस और सिलिकॉन। तो फॉस्फोरस वाला है और ये एल्यूमिनियम वाला, मतलब ये एल्यूमिनियम का कम वाला है। एल्यूमिनियम मतलब कम, कम मतलब इसको चाहत है। फॉस्फोरस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये देना चाह रहा है। ठीक है, अब हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी देनी है। ठीक है, गर्मी देनी है। गर्मी जैसे ही इस वाले पार्ट को मिलेगी, जैसे ही इस वाले पार्ट को गर्मी मिलेगी, ये तमतमा जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल छोड़ छाड़ के तेरी गलियां और बस निकल जाएगा। यहाँ हम तरीके से इसको रास्ता दे देंगे निकलने के लिए, यहाँ से रास्ता दे दी। पर अब समस्या ये आई कि यार हमको सूर्य के नीचे ये पूरा नहीं रखना। पूरा नहीं, क्यों नहीं रखना? कि अगर हम इसको भी गर्म कर देंगे, इसको भी हीटेड कर देंगे, तो भाई ये भी अनस्टेबल होने लगेगा। हमको इसको अनस्टेबल नहीं करना, हमको सिर्फ इस वाले पार्ट को ही अनस्टेबल करना है। तो फिर हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको हम नीचे रख देंगे। तो भाई सूर्य की एनर्जी कहाँ पड़ेगी? सीधे ऊपर पड़ेगी, नीचे वाले पार्ट पर नहीं पड़ेगी। तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमारा काम बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो ये डिजाइन है ये इस तरीके से बना देंगे कि कुछ इस तरीके से बना देंगे, जो निगेटिव वाला पार्ट है, ये निगेटिव वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको हम नीचे कर देंगे, और ये बीच में रहेगी हमारी डिप्लेशन लेयर। ये बीच में क्या रहेगी? हमारी डिप्लेशन लेयर। जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसमें हम डोपिंग थोड़ी ज्यादा करते हैं। जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसमें हम डोपिंग ज्यादा करते हैं, इसमें हम डोपिंग ज्यादा करेंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा और इनको जोड़ देंगे। ठीक है, उनको जोड़ देंगे, यहाँ से हमको करंट प्राप्त हो जाएगा और इसी करंट को हम यूटिलाइज कर लेंगे। इसी करंट को हम यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ, चाहे हम इसको ग्रिड में भेज दे डायरेक्ट, चाहे अगर डायरेक्ट यूज करना है तो डायरेक्ट यूज कर ले, बैटरी में स्टोर करना है तो बैटरी में स्टोर कर ले, जो भी हमको जरूरत होगी एज पर हम उसको कर देंगे। यहाँ एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकला, पी टाइप की तरफ भाग रहा है, बीच में डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमने पकड़ लिया और हमारा काम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है यहाँ से भी निकल रहा है। हमेशा यहीं से निकलेगा यहाँ आएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ आएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ आएगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है। मतलब अब जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट करंट। इसको हम पीएन जंक्शन, इस जंक्शन पी और एन को जब हम मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं पीएन। तो इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं पीएन जंक्शन। जो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे होते हैं उनको ये पीएन जंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो साइन बनता है इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये तो हमारा था सोलर पैनल। अब ये सोलर पैनल में ये वाले हिस्से को हमने ऊपर की तरफ रख दिया और ये वाला जो हिस्सा है ये इस प्लेट के नीचे। सोलर प्लेट देखिए ना, इतनी पतली सी होती है। अभी मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ सोलर पैनल में क्या क्या जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेट को एकदम खोल के दिखाऊंगा। तो ये हमारी सोलर प्लेट होती है। ठीक है, इस सोलर प्लेट पे ऊपर की तरफ हमारा एन जंक्शन होता है और नीचे की तरफ हमारा पी जंक्शन होता है।
इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर से लेके गर्म होगा, सूरज की ये रोशनी पड़ी, ये डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ये डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ने से ये प्लेट गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो अब इलेक्ट्रॉन झमझमा जाएगा, एकदम भगदड़ मच जाएगी इलेक्ट्रॉनों के बीच में। इलेक्ट्रॉन के बीच में जब भगदड़ मचेगी और जैसे ही गेट खुलेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट टूटेगी, थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर गर्म होगा, जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर गर्म होगा, करंट यहाँ से निकल के और नीचे की तरफ दौड़ने लगेगा। तो यहाँ पर हमने एक जंक्शन बॉक्स लगा दिया, जितना भी करंट इकट्ठा होगा वो यहाँ जंक्शन बॉक्स में इकट्ठा होने लगेगा। जंक्शन बॉक्स से हमने करंट को निकाला और इन्वर्टर की तरफ लेके आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो करंट बना है ये डीसी करंट बना है, और हम लोगों को जो करंट की आवश्यकता पड़ती है वो एसी करंट की आवश्यकता पड़ती है। इन्वर्टर क्या करता है, ये डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, एसी जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। जो आपने नाम सुना इन्वर्टर, ये वही इन्वर्टर है जो आपके घरों में रखा हुआ रहता है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, बिजली आती थी, उस इन्वर्टर से हमने बैटरी को चार्ज कर दिया, बिजली कट होने पर बैटरी से बिजली निकली, इन्वर्टर में आई, इन्वर्टर से हमारे घरों में और अप्लायंसेज में सप्लाई होगी। हमारे घर के जो सारे के सारे अप्लायंसेज होते हैं वो एसी करंट पर ही काम करते हैं। किस करंट पर काम करते हैं? एसी करंट पर। एसी करंट कैसे चलता है? इस तरीके से साइनसोइडल चलता है, साइन वेव में वो ट्रबल करता है एसी करंट। और डीसी करंट कैसा? सही ऐसे काम करता है, बिल्कुल एकदम सीधा जाएगा एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। जब कभी इस तरीके से वेव बनती दिखे, दैट इज कॉल्ड एसी करंट। तो हमारे घर के सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो एसी करंट पर ही काम करते हैं, इसलिए हमें इस इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। अब अगर देखें हम कि बहुत बड़ा सोलर प्लांट है, सोलर पार्क है, विश्व में 5 सबसे बड़े सोलर प्लांट्स हैं। उन 5 सबसे बड़े सोलर प्लांट्स में से 3 तो सिर्फ भारत में ही है। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे यहाँ 3 सोलर पार्क है। उन सोलर पार्क में इस तरीके से पूरे के पूरे बहुत बड़े एरिया में सोलर पैनल्स ऐसे बिछा दिए जाते हैं, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनसे एक करंट आया, करंट आके हमने इन्वर्टर लगा दिया। अब इन्वर्टर क्या करेगा, ये तो करंट कौन सा आ रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट को हमने अल्टरनेटिव करंट में चेंज कर दिया। अल्टरनेटिव करंट में चेंज करने के बाद हम इसको ट्रांसफार्मर के पास भेज देते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी डीसी में भी काम नहीं करता, एसी में ही काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है, अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज में परिवर्तित कर देगा। काय में परिवर्तित कर देगा? हाई वोल्टेज में परिवर्तित कर देगा। ट्रांसफार्मर ने यहाँ क्या काम किया, यहाँ लो वोल्टेज में करंट मिला, उस लो वोल्टेज को उसने हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया और इस हाई वोल्टेज को फिर यहाँ से ग्रिड में सप्लाई दे दी। अब इस ग्रिड को चाहे आपको स्टोर करना है तो आप स्टोर कर ले, आपको अब में जिस भी शहर में पहुंचाना है उस शहर में पहुंचा दे, जिस कंट्री में पहुंचाना है उस कंट्री में पहुंचा दे, आपको फिर जहां पहुंचाना है आप उस करंट को पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि हमारे घरों में जो आजकल, आज की बात कर रहा हूं मैं, आजकल जो एक नया आपने नाम सुना होगा, सोलर इन्वर्टर। क्या नाम सुना होगा? सोलर इन्वर्टर। वो क्या काम करता है वो बताता हूँ। वो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। उस सोलर इन्वर्टर में क्या होता है, एक पैनल होता है। ठीक है, पैनल को क्या करते हैं हम अपनी छत पे बिछा देते हैं। ठीक है, उस छत पे बिछाने के बाद यहीं पे हम एक बैटरी का कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, उस बैटरी को कनेक्शन से क्या होता है कि या तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको कंज्यूम कर लो, जो भी एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है या तो उसको कंज्यूम कर लो, या यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, इसको यहाँ से कनेक्शन दे दो बैटरी में। अब देखो, पूरा अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हमने अपनी छत पे एक पैनल लगा दिया, सोलर पैनल। सोलर पैनल से क्या है, हीट हमको डायरेक्ट मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, बैटरी रख दी। ठीक है, एक इन्वर्टर रख दिया बीच में। जैसे ही सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आई, इन्वर्टर को टच किया, इन्वर्टर के पास अब दिमाग रहेगा। क्या दिमाग रहेगा कि भाई हमारे घर में पहले सप्लाई देनी है, क्योंकि अभी बिजली बन रही है डायरेक्ट, तो वो क्या करेगा, हमारे घर में सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। साथ ही साथ उसमें से कुछ अमाउंट वो बैटरी को भी देगा। अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो वो क्या करेगा, पहले बैटरी को भरने की कोशिश करेगा कि भाई पहले मेरी बैटरी फुल हो जाए, उसके बाद जो बचेगी वो मैं घर के लिए सप्लाई दे दूंगा। तो अब इन्वर्टर के पास दिमाग है, इन्वर्टर ने अपने दिमाग से क्या करा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर को सप्लाई कर दी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी उसने
बैटरी को दे दी, बैटरी चार्ज होने लगी, घर में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने लगी। अब अगर इन्वर्टर को लगता है कि लोड बढ़ रहा है, घर पे लोड बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, बैटरी से कहेगा भाई थोड़ी देर तुम रुक जाओ, मैं इस लोड को कंट्रोल कर दूं। तो अब ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इन्वर्टर से हमारे घर में सप्लाई होने लगी। यहाँ जैसे ही लोड कम होगा या जीरो होगा, तो ये क्या करेगा, सोलर पैनल से एनर्जी आई इन्वर्टर में, इन्वर्टर अब यहाँ घर में लोड कम हो गया, घर में लोड कम हो गया, मतलब अब इसके पास पर्याप्त एनर्जी है, एनर्जी को अब ये बैटरी को फिल करने में लगा देगा। मतलब ये एक सिद्धांत हो गया हमारे घर में जो सोलर इन्वर्टर आजकल जो यूज हो रहे हैं उसका। क्या करेगा, एनर्जी बनी सोलर पैनल से, उसको इन्वर्टर से बैटरी चार्ज भी करेगा और हमारे घर में भी सप्लाई देगा। और अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा हो रही है कि भाई ये बैटरी भी मेरी भर गई, मेरे घर में भी काम हो गया पूरा, अब मुझे इस बिजली की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस अतिरिक्त एनर्जी जो आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रही है सोलर एनर्जी, आप उसको गवर्नमेंट को भी बेच सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अभी कॉन्सेप्ट है कि आप गवर्नमेंट को भी बिजली बेच सकते हैं अगर आपके घर में अतिरिक्त उत्पादन होने लगा है तो। ठीक है, तो अभी अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये एक मेरा सुझाव है कि इस सोलर एनर्जी को बहुत ही आत्म बढ़ा देना चाहिए। ये कैसे बढ़ा सकते हैं, हम जगह जगह जो जगह है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास बहुत बड़े एरिया में एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट की बहुत सारी खाली जगह होती है, कोई काम की तो होती नहीं है भाई, वहाँ पे जो ये रनवे होता है, रनवे पे अकेली उतने ही एरिया पे आपको प्लेन उतरना होता है, जो एरिया आपका खाली पड़ा हुआ है वहाँ पर आप सोलर पैनल लगा दें। वहाँ पर सोलर पैनल लगाने से क्या होगा, जितना भी एयरपोर्ट का बिजली का कंजप्शन है उसमें कमी आएगी, और एक समय ऐसा भी आएगा कि पूरा का पूरा जो बिजली का कंजप्शन है वो जीरो हो जाए, मतलब उसको कहीं बाहर से बिजली लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, उसके यहाँ पर ही बिजली पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाए। सोलर पैनल दो तरीके के होते हैं, एक मोनोक्रिस्टलाइन होता है, एक पॉलीक्रिस्टलाइन होता है। जो ब्लू कलर का हम देखते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन हमने पैनल देखा है, एक ब्लैक कलर का होता है दैट इज कॉल्ड मोनोक्रिस्टलाइन। ठीक है, अभी अपन उस पर फर्दर चर्चा करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या होती है। अभी अपन मेन मैटर पे आते हैं। फिर एक क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट के पास रेलवे एक बहुत बड़ी चीज पड़ी हुई है, तो भाई अगर हम एयरपोर्ट पे कर सकते हैं तो भाई रेलवे काय को खाली, रेलवे तो गांव गांव तक पहुंच है उसकी, और इतना ना एरिया पड़ा है, इतना एरिया पड़ा है रेलवे के पास कि वो अगर लगा देना तो हमारी आधी से मतलब 25% हमारी डिमांड को तो अकेली रेलवे ही पूरा कर सकता है। रेलवे के प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो शेड लगाए जाते हैं वो शेड पे लगा दो, जो जो भी जगह खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है वहां पर स्टेप बाय स्टेप सोलर पैनल लगा दो। तो उससे क्या होगा, जितना भी स्टेशन का खर्चा होगा वो पूरा का पूरा बिजली का जो भी कंजप्शन होगा वो वहां से निकल जाएगा, और जो भी अतिरिक्त होगी वो आप जो बिजली बोर्ड होता है उसको आप दे दो, भाई बेच दो वापस, की भाई हमको नहीं चाहिए तो ये वापस ले लो, हमारे यहाँ अतिरिक्त पैदा हो रही है। ट्रेनों पे लगा दो, ट्रेन भाई खाली पड़ी रहती है उस पे लगा दो चारों तरफ से, तो ट्रेन के अंदर जितनी भी कंजप्शन होता है पावर का, भाई हमारे पंखे चलते हैं, लाइट जलती है, एसी चलता है ट्रेन के अंदर, उस सारी डिमांड को हम उसी सोलर पैनल से भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नहर है। अब नहरों में एक आम समस्या होती है, कैसे समस्या होती है, भाई सूरज है, नहर बह रही है, ठीक है, सूरज ऊपर से तप रहा है, यहाँ से ये नहर बह रही है, तो अब इसकी गर्मी से क्या होता है, इसके पानी का वेपराइजेशन होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है इतना वेपराइजेशन होने लगता है कि ये नहर सूख जाती है। इस नहर को ढक दो सोलर पैनल से, क्या, इस नहर को ढक दो आप सोलर पैनल से, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप दे दो कि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे, थोड़ी सी सनरेज भी मिलती रहे, जिसकी उसकी एक्वेटिक लाइफ भी खराब ना हो। ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा आप उसको पैक कर दो, उसको बीच बीच में जगह छोड़ दो, बीच बीच में आप उसको पैनल डाल दो, एक पैनल डाला जगह छोड़ दी, फिर एक पैनल डाला फिर जगह छोड़ दी, एक पैनल डाला जगह छोड़ दी, इस तरीके से आप उसको 50% 70% कवर कर दो नहर को। ठीक है, जिससे कि सूरज की रोशनी भी पहुंचे पर्याप्त पानी तक, तो उसकी एक्वेटिक लाइफ भी खराब नहीं होगी, और साथ साथ में उसका वेपराइजेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जहां पर 100% सूर्य की रेस पड़ रही थी अब वहां पर सिर्फ 30% ही पड़ रही हैं। ठीक है, अब 30% पड़ने से क्या होगा, उसका वेपराइजेशन कम हो जाएगा, वेपराइजेशन कम होने के साथ साथ उसमें पानी बरकरार रहेगा, और उस पानी का अगर आपको बिजली बनानी है तो बिजली बना लो, सिंचाई के लिए ले जानी है तो सिंचाई कर दो, जो भी उस पानी का फर्दर यूज है आप उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। दूसरी चीज,
हमने कवर किया, कैसे किया? सोलर पैनल से किया। अब ये सोलर पैनल क्या करेगा? बिजली उत्पन्न करेगा। अब उस बिजली उत्पन्न कर लो आप। सोलर पैनल से क्या कर रहा है? हम बिजली ही ना बना रहे हैं, बिजली बनेगी, धमाधम बिजली बनेगी, ठीक है, उसका आप यूज कर लो। हमारे पास इतने बड़े बड़े तालाब हैं, लगभग लगभग हर शहर में, कई कई शहर है तो ऐसे है कि जहाँ पे 2-2 4-4 झीलें हैं। भोपाल तरीके में 7 झीलें हैं, 7। वहां पर हम क्या कर सकते हैं? फ्लोटिंग पैनल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? फ्लोटिंग पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल की जगह हम फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा सकते हैं। जैसे कि जब भी अपन गोवा जाते हैं तो गोवा में देखा है कि शिप तक जाने के लिए बहुत बड़ा एक फ्लोटिंग पूरा का पूरा एक पाथ बना दिया जाता है। प्लास्टिक और कुछ एक और मटेरियल मिला के वो पूरा का पूरा वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। लहर आएगी तो वो लहर को भी ऐसा, मान लो लहर आई तो लहर पे भी वो ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर से नहीं जाती है, ठीक है। तो उस तरीके के जो फ्लोटिंग पाथ है वो बना के उस पर पैनल लगा दो, सोलर पैनल, तो भी क्या होगा भाई? पूरा का पूरा झील तो हमारे काम में आ नहीं रहा है। बीच वाला हिस्सा जो है भाई, थोड़ा बहुत स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है, जो भी एक्टिविटी होती है वो किनारे के आसपास होती है। ले जाके भाई बीच का एरिया जो है, बहुत बड़ा एरिया फालतू पड़ा हुआ है, उसमें हमने फ्लोटिंग पैनल लगा दिए। उस फ्लोटिंग पैनल से भी हम एनर्जी को बना सकते हैं। मतलब तरीके बहुत सारे हैं। जहाँ भी हमको सूर्य की रोशनी मिल रही है और खाली जगह पड़ी मिल रही है, वहाँ पर आप पैनल चिपका दो, पैनल चिपका दो, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो एक पैनल होता है, एक सेल होता है, जैसे ये है ना, इसका जो एक सेल है, इतना जो हमको सेल दिख रहा है ना, ये सिर्फ 0.5 वोल्ट ही एनर्जी बनाता है। कितना? 0.5 वोल्ट। ये इतना सा होता है, हमारे कोई काम का ही नहीं है। एक जरा सी एलईडी जलाने के लिए भी हमको 1.5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस सेल को बहुत सारा सेल को मिला देते हैं, तो ये एक बन जाता है मॉड्यूल। क्या बन जाता है? एक मॉड्यूल। और ऐसे एक मॉड्यूल ये बनाया, एक मॉड्यूल यहाँ पर बना दिया, एक मॉड्यूल और एक बना दिया। ये इस तरीके से हमने 2-3 मॉड्यूल को आपस में चिपका दिया, तब ये बनता है पैनल। क्या बनता है? ये पैनल। अब ये एक जो पैनल होता है, एक मॉड्यूल होता है, उसमें 72 सेल्स होते हैं। एक मॉड्यूल में 72 सेल्स होते हैं। 72 सेल्स मतलब कि ये कितनी एनर्जी बनाने लगा? 36 वोल्ट। तो ये 36 वोल्ट अब मायने रखती है। इसका मतलब ये है कि एकता में बहुत ताकत होती है। एकता की ताकत को अगर पहचानना है तो आ जाओ आप कहाँ? सोलर वोल्टिक सेल पर। वोल्टिक सेल की एनर्जी कितनी बनाता है? 0.5। और अगर हम एक मॉड्यूल की देखें तो उसमें 72 सेल्स होते हैं। तो एक मॉड्यूल में 72 सेल होते, मतलब अब ये टोटल 36 वोल्ट की एनर्जी हमको दे रहा है, ठीक है। जोरदार झटका घल जाएगा। समझ में आ रही ना बात? अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये सोलर पैनल के अंदर और क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, ये होता है हमारा सोलर पैनल पूरा। सोलर पैनल वैसे भी आप देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो इतनी पतली सी एक शीट होती है, ठीक है। ये शीट को जब हम खोलेंगे, उसको पैनल को देखेंगे, तो ये एक मेन फ्रेम हमको दिखाई देगा जो इन सारी की सारी शीट्स को पकड़ के रखेगा। अगर हम शीट्स को पहले बिस्किट की तरह फेंक जाएंगी, ऐसे बिखर जाएंगी एकदम, ठीक है। इसके एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, एक शीट के ऊपर दूसरी शीट रखी हुई होती है। कैसे रखी हुई होती है? चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये तो मेन फ्रेम होता है। ये सारी की सारी शीट्स को पकड़ के रखता है, ठीक है। फ्रेम के चारों तरफ इसको सारी की सारी शीट को इकट्ठा करके इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देते हैं, पिना देते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रेम क्या करेगा? सारी की सारी शीट्स को पकड़ के रखेगा। उसके अंदर मेन फ्रेम जो होता है, उस फ्रेम के बाद जस्ट लगा हुआ होता है ग्लास। ये ग्लास बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जब भी सूरज की रोशनी आती है तो वो प्लेट से टकरा के 50% तो रिफ्लेक्ट ही हो जाएगी। अब भाई 50% रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो मतलब ही क्या हुआ भाई? 50% एनर्जी चली गई, उसी को तो पकड़ के रखना है। तो ये ग्लास क्या करता है? इस रिफ्लेक्शन को रोक देता है। उसके अंदर चली तो जाएगी पर उससे वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं जाती एनर्जी, ठीक है। ओनली 5% ही एनर्जी का लॉस होता है। तो एक ग्लास की शीट बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या क्या काम करती है? एक तो रिफ्लेक्शन से बचाती है, दूसरी बात धूल से बचाती है। भाई कहीं भी लगेगा तो धूल तो आएगी। अगर धूल डायरेक्ट वोल्टेज सेल पे पड़ जाएगी तो भाई फिर आप उसको निकाल ही नहीं सकते हो। फिर धूल क्या थी? एक सेमीकंडक्टर ही तो थी। हमने धूल को ही तो गर्म किया था, रेत को गर्म करके बनाया था, तो वो हमारा इसको खराब कर देगी पैनल को।
अच्छा, कहीं आपने देखा होगा गिलास अगर लगा हुआ है, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में अगर हमने गिलास लगा रखा है तो धूल उस गिलास पे जम जाती है। अपन ने ये कपड़ा मारा एकदम धूल साफ, तो इसलिए गिलास पे धूल जम जाती है, हम कपड़े से उसको साफ कर दें आसानी से साफ हो जाती है। वोल्टेक सेल की तो रगों में भर जाएगी धूल, ठीक है, इसलिए उस वोल्टेक सेल को हमने कवर करने के लिए गिलास लगा दिए। बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, धूल से बचा रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन से बचा रहा है, सिर्फ 5% ही हमको लॉस दे रहा है। तीसरी चीज, बारिश हो रही है भाई, ऐसा तो है नहीं कि बारिश होगी तो हम सारे के सारे पैनल उठा के बाहर अंदर रख लेंगे, है ना। इतने बड़े बड़े पार्क में बारिश होगी होगी निश्चित तौर पे बारिश होगी, तो पैनल थोड़ी उठाते हैं। वो जो ग्लास है, ग्लास उस पैनल को बचा के रखता है, ठीक है। पानी गिरेगा ग्लास पे गिरेगा, बह जाएगा पानी, इसलिए उनको ऐसा टिल्ट करके रखते हैं। देखा है ना, पैनल ऐसा लगा हुआ होता है हमेशा, रोशनी भी सीधी पड़ेगी इस पे और पानी भी गिरेगा तो पानी यहाँ से बह जाएगा, ठीक है। तो ग्लास ने क्या क्या काम किया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बचाया, दूसरी चीज धूल से बचाया, तीसरी चीज पानी से उसको बचाया, ठीक है। और स्क्रैचेस से भी बचाता है, जैसे स्क्रैचेस लग जाते ना भाई, अपन ने पोछा या कुछ कहीं रगड़ वगड़ लग गई तो उससे डायरेक्ट पैनल को नुकसान ना पहुंचे, ग्लास पे ही थोड़ा बहुत स्क्रैच आ जाता है, उससे स्क्रैचेस से बचा लेता है। फिर स्क्रैचेस के बाद हम लगाते हैं इनकैप्सुलेंट। इनकैप्सुलेंट क्या होता है, इनकैप्सुलेंट एक शीट होती है इनकैप्सुलेंट मटेरियल की, जो कि हमें मॉइस्चर से बचाता है। इसके अंदर अगर कभी बारिश होने से मॉइस्चर आ जाती ना, तो मॉइस्चर इस शीट तक नहीं पहुंचने देता है, ठीक है। इनकैप्सुलेंट क्या करता है, पूरी की पूरी मॉइस्चर को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी जो बनती है उसको लॉस नहीं होने देता, उस एनर्जी को भी अपने अंदर रिमेन करके रखता है। उस इनकैप्सुलेंट की शीट के बाद लगाई जाता है हमारा मेन सोलर पैनल। अब सोलर पैनल किस तरीके से लगाया जाता है, एन टाइप उसमें ऊपर रहेगा और पी टाइप उसमें नीचे की तरफ रहेगा। ऊपर रहेगा एन टाइप, नीचे रहेगा पी टाइप। अब देखो, सबसे पहले फ्रेम था, फ्रेम को तो अभी अपन हटा देते हैं। मतलब सबसे पहले क्या है, ग्लास है, ग्लास के नीचे हमने एक इनकैप्सुलेंट की शीट लगा दी है। उस इनकैप्सुलेंट की शीट के बाद हमने अपना सोलर पैनल लगा दिया है। सोलर पैनल लगाने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, नीचे से एक इनकैप्सुलेंट की शीट लगा देंगे। उस इनकैप्सुलेंट शीट के बाद एक हम बैक शीट लगा देते हैं। इन सारी की सारी शीट को सपोर्ट देने के लिए हमने एक बैक शीट लगा दी, जो कि भले पतली होती है पर मजबूत बहुत होती है कि इनको वो सहन कर सके। और फिर अगेन हम एक फ्रेम बॉक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रेम बॉक्स। फ्रेम बॉक्स क्या करता है, इन सारी की सारी शीट्स को लेके ऐसा दबा देता है और फिर इसको चारों तरफ से हम इस मेन फ्रेम से अटैच करके जोड़ देते हैं। और बीच में सबसे नीचे लगा होता है जंक्शन बॉक्स, जो कि जुड़ा होता है हमारी सीट से। इस सीट से जंक्शन बॉक्स इसलिए जोड़ते हैं जिससे कि जो करंट निकलता है उस करंट को हम जंक्शन बॉक्स के थ्रू इन्वर्टर के पास भेज सके। तो ये थे हमारे कंपोनेंट ऑफ सोलर पैनल, ठीक है। ये सोलर पैनल के हमारे कंपोनेंट थे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि सूरज है आपके सिर पे चमक रहा है। आपको अगर उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करना है, गर्मियों में इस्तेमाल करना है, तो एक बढ़िया सा कैप बनवाओ जिसमें एक सोलर शीट लगवाओ, ठीक है। और एक फैन लगाओ, सोलर से एनर्जी बनेगी, यहाँ पे फैन को मिलेगी, वो फैन आपके माथे को ठंडा रखेगा, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। और हमारी सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है कि बिजली कैसे बनती है, ठीक है। अल्टरनेट सोर्स और भी हैं, जहाँ भी मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को, चाहे वो रोटरी मोशन होता हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अगर अप एंड डाउन मोशन होता है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। हवा मूव कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बना दी। सोलर था, लाइट था, उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो जो भी ज़रूरत जिस प्रकार से बनेगी उस प्रकार से हम इस को कन्वर्ट कर सकते हैं, उस फॉर्म को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।